कभी सोचा है कि हमें उन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है जो हमसे हजारों साल पहले रहते थे? ये ये एक तरह से जासूसी का ही काम है। तो आज हम बनेंगे इतिहास के जासूस और पता लगाएंगे कि अतीत के इन रहस्यों से पर्दा आखिर उठाया कैसे जाता है। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है कि नहीं? सोचिए, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, फिर भी हमें यह पता लगाना है कि लाखों साल पहले हुआ क्या था। तो एक असली जासूस की तरह हमारी भी शुरुआत होगी सुराग ढूंढने से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, 100 साल पुरानी पहेली। देखते हैं कि हमारे अपने अतीत में आखिर कौन कौन से राज छिपे हैं। तो ये जासूस है कौन? ये हैं हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविद। इनको आप ऐसे समझिए कि ये वो लोग हैं जो सुरागों का इस्तेमाल करके, मतलब अलग अलग सोर्सेस को यूज करके, अतीत की एक बिखरी हुई कहानी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, नक्शे पर पहले सुराग। देखिए, हर इन्वेस्टिगेशन एक जगह से शुरू होती है ना? तो चलिए देखते हैं कि हमारी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग मिलता है इस नक्शे पर। जरा भारत के ठीक बीच में नर्मदा नदी को देखिए। पता है, लाखों साल पहले जो शुरुआती इंसान थे वो इसी नदी के किनारे रहते थे। अब यहां से जरा उत्तर पश्चिम की ओर चलिए। यहां आपको मिलेंगी सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, और यहीं से हमारी कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू हो जाती है। तो सवाल ये है कि इन जगहों से हमें पता क्या चला? देखिए, नर्मदा नदी के पास लोग शिकारी थे, मतलब जंगलों से अपना खाना इकट्ठा करते थे। लेकिन सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी हुआ। वहां लोगों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। सोचिए, ये खेती की शुरुआत थी। और ऐसे ही कुछ सुराग हमें गारो पहाड़ियों और विंध्य के इलाकों में भी मिलते हैं। अच्छा, इन घटनाओं को जरा एक टाइमलाइन पर रखकर देखते हैं, तभी इनका स्केल समझ आएगा। सोचकर देखिए, खेती की शुरुआत हुई आज से लगभग 8,000 साल पहले, ठीक है? फिर 3,000 से भी ज्यादा साल बीत गए, तब जाकर सिंधु नदी के किनारे पहले शहर बसे। और उसके भी कोई 2,000 साल बाद गंगा नदी के किनारे शहर बने। मतलब ये बहुत बहुत धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रोग्रेस थी। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, अतीत के सबूत। अब हमें ये तो पता चल गया है कि देखना कहाँ है, तो अब उन सुरागों की जांच करते हैं जो उस जमाने के लोग अपने पीछे छोड़ गए। देखिए, हमें दो मेन तरह के लिखे हुए सबूत मिलते हैं। एक तरफ हैं ये पांडुलिपियां, जैसे ये ताड़ के पत्ते पर हाथ से लिखी गई चीज, और दूसरी तरफ हैं अभिलेख, जो सीधे पत्थर में तराशे गए हैं। दोनों ही हमें अतीत की कहानियां बताते हैं, पर बहुत अलग अलग तरीकों से। तो फर्क क्या है दोनों में? पांडुलिपियां, जिन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं, ये ताड़ के पत्तों या पेड़ की छाल जैसी नाजुक चीजों पर हाथ से लिखी जाती थीं। अब जाहिर है, वक्त के साथ इनमें से ज्यादातर तो खराब हो गईं। इनसे हमें उनकी मान्यताओं, उनके ज्ञान के बारे में पता चलता है। लेकिन जो अभिलेख थे, इंस्क्रिप्शंस, वो तो टिकने के लिए बनाए गए थे। उन्हें पत्थर या धातु पर खोदा गया था ताकि राजा अपनी ताकत और अपनी जीतों का ऐलान कर सकें। ऐसा ऐलान जिसे हम हजारों साल बाद भी पढ़ सकते हैं। पर तब क्या, जब कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड ही ना हो? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे जासूसों की, यानी पुरातत्वविदों की, आर्कियोलॉजिस्ट्स। ये लोग उन चीजों की जांच करते हैं जो अतीत में पीछे रह गईं, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जैसे पुरानी इमारतें, औजार और यहां तक कि हड्डियां भी। जरा इस पुराने बर्तन और इन सिक्कों को देखिए। देखने में शायद ही आम सी चीजें लगें, लेकिन एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इस बर्तन का शेप और इसकी बनावट ये बता सकती है कि लोग क्या पकाते थे। और इन सिक्कों पर बने निशान हमें बताते हैं कि उस वक्त राजा कौन था और उनका व्यापार किन के साथ होता था। हर एक चीज पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो ये पुरातत्वविद हर चीज पर नजर डालते हैं, टूटी फूटी इमारतों के टुकड़ों से लेकर छोड़े गए औजारों और हथियारों तक, पुराने बर्तनों और गहनों से लेकर जानवरों और मछलियों की हड्डियों तक। हर खोज अपने आप में एक सुराग है, और जब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा जाता है, तब जाकर अतीत के जीवन की एक धुंधली सी तस्वीर साफ होने लगती है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पड़ाव की ओर, एक नहीं कई अतीत। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि अतीत की कोई एक सिंगल स्टोरी नहीं है। हर किसी के लिए अतीत अलग था।
जैसे कि ये बात बिल्कुल सही है कि पशुपालकों या किसानों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से बिल्कुल अलग था। इसका सीधा सा मतलब है कि हर किसी का अपना एक अलग अतीत था और हमें उन सभी की खोज करनी पड़ती है। और ये फर्क यहाँ एकदम साफ दिखता है। एक तरफ थे शासक, जिनका जीवन लड़ाइयों, प्रशासन और अपनी जीतों के इर्द गिर्द घूमता था, और वो चाहते थे कि सब इसके बारे में जानें, इसलिए उन्होंने पत्थर पर बड़े बड़े रिकॉर्ड खुदवाए। लेकिन दूसरी तरफ थे आम लोग, किसान, पशुपालक। उनके लिए जिंदगी का मतलब था खाना उगाना और परिवार पालना। उन्होंने अपने कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़े, इसलिए उनकी कहानियों को जानने के लिए हमें आर्कियोलॉजिस्ट के सुरागों पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे उनके औजार, उनके बर्तन, उनके घरों के बचे कुचे हिस्से। और अब आता है हमारा 5वां पड़ाव, समय का हिसाब। देखिए, अब हमारे पास सुराग तो हैं, पर उन्हें सही ऑर्डर में कैसे रखा जाए? भाई, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में? यहीं पर डेट्स यानी तारीखों की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। तारीखों को समझने का सबसे आसान तरीका है एक नंबर लाइन की तरह सोचना। इसके सेंटर में यानी ईयर 1 पर ईसा मसीह के जन्म को रखा गया है। अब इससे पहले जो कुछ भी हुआ उसे हम कहते हैं बीसी या बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। इसमें साल पीछे की तरफ गिने जाते हैं। और ईयर 1 के बाद जो कुछ भी हुआ उसे कहते हैं एडी या सीई यानी कॉमन एरा। इसमें साल आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस यही सिंपल सा सिस्टम है जो इतिहासकारों को हर घटना को एक टाइमलाइन में सजाने में मदद करता है। और बस इसी तरह ये सारा काम होता है, सही जगहों की जांच करके, हर छोटे बड़े सबूत का एनालिसिस करके, और फिर सब कुछ एक टाइमलाइन पर रख के इतिहास के ये जासूस बिखरे हुए सुरागों को एक कहानी में बदल देते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हम सब आखिर आए कहां से हैं। तो इस पूरी पड़ताल के बाद एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। साधारण स्त्री और पुरुषों ने अपने कामों का कोई ब्यौरा क्यों नहीं रखा? क्या इसलिए कि उनकी जिंदगी में बताने लायक कुछ था ही नहीं, या फिर हमें ही उनकी छिपी हुई कहानियों को ढूंढने के लिए और भी गहरी खुदाई करने की जरूरत है? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी इतिहास के सबसे बड़े जासूसों को सोचने पर मजबूर कर देती है।